वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। आइए, वो कोड दे दीजिए मुझे। थैंक यू। बैठिए। आपने कोड देख लिया? इस कोड की सहायता से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा कोड नंबर 1090 है। मैं सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सुल्तानपुर से ही पूरी की हुई है। उसके बाद मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस में और फर्स्ट इंटरव्यू है। 4th अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस में, फर्स्ट इंटरव्यू है। आपने 2018 में इंजीनियरिंग की। एक लंबा गैप आ गया और आपने एक एक्सपोर्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, हमारे देश में ऐसे भी इंजीनियर्स की बहुत कमी है ना, लेकिन आपने उसको छोड़ करके एक जर्नलिस्ट वाले अप्रोच के साथ सिविल सर्विसेज की ओर क्यों अपने आप को ट्रांसफर कर दिया? सर मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज में हर बैकग्राउंड के लोगों का रहना अनिवार्य है। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मैं उसमें इंजीनियरिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और टेक्नोलॉजी से हमारी समझ थोड़ा ज़्यादा होती है। और आजकल का जो ज़माना है कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो इसमें मुझे लगता है कि और जिस हिसाब से गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ओवरऑल इंजीनियरिंग के नॉलेज का इसमें प्रयोग। अच्छा, आपने अभी कहा कि जैसा आज का समय है और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं सरकार जो है या लोक सेवा आयोग पूरा सिलेबस ही चेंज कर दे? फिर उसने सिलेबस को इस टाइप से क्यों बनाया है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले ही ज़्यादा आते हैं? वो तो कर सकती है ना, चेंज कर दे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, या संघ लोक सेवा आयोग क्यों नहीं कर रही है? अगर उसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही लेना ना था तो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाते, सिविल सर्विसेज ही क्यों? सर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट क्यों चेंज नहीं कर रही है, सर मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत वास्ट एरिया है कि जिसमें हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होकर मैंने ये सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट किया। इसका मेन रीज़न ये है सर कि मुझे बाकी छात्रों से या फिर जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको डिजिटल एज, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल एज है, इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना है, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि बाकी छात्र जो हैं वो इसमें कम्पीट नहीं कर सकते। बाकी छात्रों के लिए भी समान अवसर है, लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये चुनने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग आती है या दूसरा कोई भी रैंकिंग आता है हायर एजुकेशन में, उसमें इंडिया फिसड्डी पिछड़ा हुआ रहता है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशन 200 के बाद ही उसकी रैंकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। उस पर से एक सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि हमारे यहाँ साइंस को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के जो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है, उसका जो आउटकम आ रहा है वो यही आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द साइंस ग्रेजुएट और बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग वो अपने बैकग्राउंड को छोड़ करके और स्विच ओवर करा रहे हैं सीधे के सीधे सिविल सर्विसेज की तरफ। तो ये क्यों, ऐसा क्यों रहा? खास करके बिहार और यूपी के संदर्भ में देखा जाए, यूपी के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, यहाँ की सोसाइटी में ये एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला है कि भले वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करें, लौट करके आ जाते हैं सिविल सर्विस में। तो इससे तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करके एक सीट तो आपने वहाँ भी छोड़ दी। इससे तो ये भी पता चलता है ना कि आप किसी जगह पर टिक नहीं रहे हैं, आपको छोड़कर जाने की प्रवृत्ति है, और यहाँ पर भी आप आकर के एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ आपने जो इंजीनियरिंग करी उसका कोई कंट्रीब्यूशन आप देश को नहीं दे पाए। आपने एक शिक्षा के तौर पे आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया कि आई एम आईआईटी ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्रेजुएट, बट उसका कोई फायदा तो मिला नहीं साइंस के क्षेत्र में हमें। जी सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का, तो सर मुझे लगता है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा स्थान इतना पीछे इसलिए आता है कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है,
क्योंकि इंडिया के सर इंजीनियरिंग का एक कल्चर ऐसा हो गया कि हम बहुत प्राइवेट ओरिएंटेड हो गए हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी करते हैं, सब ये ढूंढते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद हम जॉब में चले जाएं। रिसर्च की उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। और अभी सर क्योंकि बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है कि हम रिसर्च में उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी। तो लेकिन सर इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास कर रही है, जैसे अभी अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की गई है। और सर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि एक सीट बर्बाद करने का, तो सर मुझे ये लगता है कि मैंने सीट बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि सर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोरोना टाइम में एक ऐसा केस आया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर आके रखे हुए थे, लेकिन किसी को असेंबल करना नहीं आ रहा था। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और वहाँ के एसपी थे, तो उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ थी। तो उन्होंने मैनुअल पढ़ के और लोगों से परामर्श लेकर उन दोनों ने खुद ही वो असेंबल कर दिया था। तो सर वो जो मेरी शिक्षा है वो बेकार नहीं जाएगी, उसका मैं जहाँ भी उपयोग हो सकेगा मैं उपयोग करूँगा। जी, थैंक यू अनुपम, गुड मॉर्निंग। यस चूंकि आप पीसीएम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं यस सर। और वर्तमान में आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है पिछले दिनों, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये इसरो ने जो एक्सपो सैटेलाइट, यस सर। जिसको हम एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी जानते हैं, इसको छोड़ने का क्या रीजन रहा है, क्यों छोड़ा गया है, यस क्या चाहती है सरकार, इसके पीछे क्या मकसद है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश पर? यस जी सर, एक्सपो सेट इसरो ने अभी 1 जनवरी को लॉन्च करके न्यू ईयर की बहुत अच्छा शुरुआत किया है। सर एक्सपो सेट का काम होगा वो एक्स रे पोलराइजेशन को पढ़ने में हेल्प करेगा। तो सर एक्स रे जो बहुत सारी कॉस्मिक बॉडीज हैं, जैसे ब्लैक होल हो गए या फिर बहुत दूर पर जो बॉडीज हैं, उनसे एक्स रे पोलराइजेशन को क्या पढ़कर। गामा रे को भी करेगा एक्सरे के साथ? सॉरी सर, नहीं सर, गामा? सिर्फ एक्स रे का। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। सर एक्सरे पोलराइजेशन के बारे में पढ़ के हमें इन सारी बॉडीज को जानने में और यूनिवर्स की कैसे उत्पत्ति हुई है, इन सब को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। मतलब यह है कि ये जो जनरल नॉर्मल जो टेलीस्कोप है उससे बेहतर आंकड़े दे सकेगा, बेहतर चीजें जी दे सर, सकेगा। जी बहुत अच्छा। हम आपसे एक यूपी पर एक सवाल करते हैं। राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चप्पे चप्पे पर, जिलों पर और राज्य स्तर पर राजनीति का बहुत अधिक बोलबाला है। जी क्या उस राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर होता है? आपको असर होता दिखाई देता है राज्य की राजनीति का? राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर होता नजर आता है आपकी नजर में? सर क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लोकल मुद्दे, नेशनल? चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति बहुत अधिक जी सर। चरम सीमा पर है, जी सर। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति हमारे देश की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है? जी सर, बिल्कुल प्रभावित करती है। किस तरह से करती है? सर कुछ एक बात बताएं। सर सबसे पहले यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट्स है, और ये माना जाता है कि अगर आप यूपी जीत गए तो आप पार्लियामेंट में पहुंच जाओगे। और तो सर यूपी के जो लोकल मुद्दे होते हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है राष्ट्रीय आपने कहा राजनीति अभी कि जनरेशन 4.0 में आपने शायद को। यस सर, इंडस्ट्री 4.0। चलिए, जेन 4.0 जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके अंदर सब बहुत सारी चीजें आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, सो अदर थिंग्स, यू नो। यस सर। ये टेक्नोलॉजी काफी कुछ है। इस टेक्नोलॉजी को इतना अधिक चीजें आ चुकी है, चरम पर आ चुकी है। साइबर सिक्योरिटी सिर उठा करके बहुत ज्यादा सामने परेशानियां खड़ी कर रही है। आपको क्या सोल्यूशन है साइबर सिक्योरिटी का सही समाधान देने के लिए? क्या दे सकते हैं आप? तो एक समाधान दीजिएगा साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। सर साइबर सिक्योरिटी क्योंकि ये बहुत इवॉल्विंग फील्ड है, लगातार अगर जैसे गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी भी कोई एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या इस तरह की कोई चीज़ें लाती है, तो हैकर्स उसके बाद नया कुछ निकाल लेते हैं कि जिससे उस लोगों को अटैक किया जा सके। तो सर मुझे लगता है साइबर सिक्योरिटी से बचने का सबसे सही उपाय अवेयरनेस है। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि गांव में अगर किसी को क्रेडिट कार्ड या इसके लिए एक नॉर्मल कॉल, जो स्कैम कॉल्स होती हैं, वो आ रही हैं, या फिर आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं तो आपको। आपने कहा लोगों को पता होना चाहिए,
जी सर। आपके नज़र में, चूंकि आप साइंस के बहुत बेहतर जानकार हैं, स्टूडेंट रहे हैं, कौन सी ऐसी एक या दो कौन सी ऐसी चीज़ें देना चाहेंगे जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर हो? आपने कहा कि अवेयर होने चाहिए, कौन सी बातें हैं ऐसी? किस तरह की टूल्स उनको प्रोवाइड कराएंगे आप? सर सबसे पहले इसके लिए लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि अ, और उसके बाद सर जैसे कंपनीज हो गई या फिर छोटी कंपनीज हैं, तो वहाँ के अगर डायरेक्टर या वो इस तरह का कोई सेमिनार लगाएं तो लोगों को पता चलेगा। सर स्कूल्स में बच्चों को, जैसे जो 10th 12th के बच्चे हैं वो नॉर्मली टैब या लैपटॉप ये सब यूज करते हैं, तो उन्हें इंटरनेट पर होने वाले जो तमाम तरह के साइबर अटैक्स हैं उनके बारे में सेमिनार करके बताना चाहिए। देश के आर्थिक विकास में भी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी मनी सर। सप्लाई को अर्थव्यवस्था के अंदर कंट्रोल करता है जी सर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से। जी सर। आप हमें ये बताइए वो ऐसा क्यों करता है, क्या जरूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में लाने के लिए? क्यों वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इस्तेमाल करता है? क्यों हम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके और ग्रोथ को सस्टेन किया जा सके। गुड आंसर। बस मेरा आखिरी सवाल है और इसी पर था, स्पोर्ट्स पर बताइएगा मुझे, कौन सा स्पोर्ट्स आप ज़्यादा पसंद करते हैं? सर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड 2023 के अंदर जी सर। कौन सी दो बहनें जो इसने बैडमिंटन में नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड तैयार किए? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो। जी सर। सुल्तानपुर से हैं आप। जी सर। तो बताइए, सुल्तानपुर जो जिला है किन किन जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं? सर सुल्तानपुर जिले के उत्तर में अयोध्या है और अंबेडकर नगर है। सर सुल्तानपुर के पूर्व में आजमगढ़ और जौनपुर है। सुल्तानपुर के नीचे प्रतापगढ़ है और सुल्तानपुर के वेस्ट में, सर बाकी दो जिले का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अमेठी शायद बना है। सर अमेठी और बाराबंकी। बाराबंकी की सीमा भी टच होती है क्या सर अमेठी बनने के बाद? अच्छा ये बताइए, सुल्तानपुर की 3 तहसीलें निकाल करके अमेठी को दिया गया, नया जिला बनाया गया, और रायबरेली की एक तहसील थी, तो सुल्तानपुर की वो 3 तहसील कौन सी थी जो अमेठी? सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए, सुल्तानपुर से अपने पढ़ाई की है, कहाँ से किया था सुल्तानपुर में? सर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है अभी, और जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है सरकार की, और जो कॉन्वेंट की, तीनों में आपको कोई अंतर नजर आता है? हाँ सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वो नॉर्मली मातृभाषा ओरिएंटेड है, जो कि हमारी यहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो हिंदी में नॉर्मली होती है। कॉन्वेंट स्कूल्स पे इंग्लिश में होता है। और सर बाकी लगभग शिक्षा प्रणाली सेम ही है कि जिस तरह से शिक्षा दी जाती है। जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर है, जी सर। इनको आप कैसे देखते हैं? ये किन मानक से आएंगे? कॉन्वेंट की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव है या फिर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ज़्यादा? सर ये गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक है। आपने लेकिन इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में कर रखी है, सर 2018। तो आपने मीडियम अपना हिंदी क्यों रखा? सर आपने तो इंजीनियरिंग इंग्लिश में कर रखी होगी, सर मेरा मीडियम इंग्लिश ही था। तो अभी आगे फिर आपने हिंदी मीडियम क्यों चूज कर लिया आखिर? सर एग्जाम में सिविल सर्विसेज में मेरा मीडियम इंग्लिश ही है। अच्छा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपने हिंदी चूज? हाँ सर। जी सर। क्यों? सर क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में इंटरव्यू में ये कोई माध्यम नहीं है, तो मुझे ऐसा पता चला है कि वो दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं हिंदी माध्यम में सही होना चाहता हूँ। हिंदी माध्यम में सर मैं अपना वर्क करना चाहता हूँ कि मैं हिंदी, क्योंकि मेरा बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहता है, तो मैं हिंदी में भी थोड़ा सहज हो जाऊँ। अच्छा, पिताजी आपके क्या है? एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं? सर लॉयर है। अंतर क्या होता है इसमें? सर मुझे नहीं पता। माता जी शिक्षिका है आपकी। बताइए, जो डबल बर्डन होता है, दोहरा कार्य बोझ है, वो आप अपनी माँ के जीवन में कैसे देखते हैं?
सर ये बात बिल्कुल सही है, डबल बर्डन होता है कि एक तो घर की जिम्मेदारी, उसके बाद स्कूल की भी जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी माँ के ऊपर डबल बर्डन। नहीं तो फिर पिताजी इसमें हाथ नहीं बटाते क्या? सर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माता पिता ऐसे हैं कि पिताजी भी जब भी अपनी शाम को कचहरी से आते हैं, तो जैसे मम्मी खाना बना रही होती हैं तो वो बाकी सारे काम करते हैं कि कभी वो सब्जी काट दिए या फिर टेबल लगा दिए, और इसमें हम लोगों का भी योगदान रहता है। आपने मोतीलाल नेहरू जी का नाम लिया था, बताइए इनका जो भारत का इतिहास है उसमें क्या योगदान है? सर, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे, जो कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने शुरू किया था। इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी, जब साइमन कमीशन आया था, उसके बाद ये मांग उठी कि इंडियंस भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी ने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में हेल्प किया था। फिर उसका जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने जो नेहरू रिपोर्ट आई उनकी अध्यक्षता में, तो उसका विरोध क्यों कर रहे थे वो लोग? सर, क्योंकि जो कंटेंशन था वो इस पे था कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड किया था मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट ने, और जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। सर, जैसे कॉलेज में मैं कॉलेज के इवेंट्स वगैरह में पार्ट लिया हूँ, जैसे कॉलेज के टेक्निकल इवेंट्स होते थे और कल्चरल ये इवेंट्स। 2018 के बाद जब से आपने कॉलेज छोड़ा है, आपने अपनी कौन सी हॉबी को फॉलो किया है या सर मैं कौन सा गेम खेला है? सर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन आप खेलते हैं डेली? चलिए अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, मेडिकल रहा, तो वो दूसरे देश में काफ़ी चले गए, ठीक है, तो उसे ब्रेन ड्रेन के रूप में आप देखते हैं या ब्रेन इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं? सर, ब्रेन ड्रेन की समस्या, ये जो आपने अभी बोला, ये ब्रेन ड्रेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में है, क्योंकि देश में शिक्षा पाकर लोग बाहर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। लेकिन सर, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर ही उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए कि वो बाहर न जा सके। बताइए कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रही है? जैसे सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि नासा में पहले ये ज़्यादातर इंडियन साइंटिस्ट जो होते थे, वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर नासा चले जाते थे। अभी सर गवर्नमेंट ने इसरो की फंडिंग और स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया है, तो इस वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक अब नासा की जगह इसरो को भी प्रेफर कर रहे हैं। और जो डंकी फ्लाइट लेकर जा रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, वो क्यों जा रहे हैं? सर, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि इकोनॉमिक रीजंस, उन्हें ये एक मिसकंसेप्शन, मैं सर कहूँगा, लोगों के बीच होता है कि बाहर जाकर उनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। उन्हें दूसरे देशों में जाकर उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो उन्हें यहाँ नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से वो ऐसा रास्ता प्रेफर करते हैं। तो आपको नहीं लगता जो ये रास्ता चुना जाता है इतना अमानवीय होता है, बहुत लोगों की जान चली जाती जी सर। है, उसमें सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए? सर, सरकार इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। सबसे पहले ऐसे अमानवीय चीज़ों को, जैसे अभी डंकी फ्लाइट था, उसको सरकार ने फिर वापस बुला लिया, वो मुंबई में आ गई वहाँ पे। और उसके अलावा सर, अब जब वो वापस आ गए हैं तो नेक्स्ट कदम सरकार ये उठा रही है, और आगे भी सर बहुत सारे इसमें कदम होंगे। जैसे कि वो यहाँ पर आ गए तो ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो उधर ना जा पाए, लाइक उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो सर, एक नेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कुछ स्कीम्स के नाम बताइए। सर, जैसे छोटे लोगों के, सॉरी सर फॉर माय, जैसे सर छोटे स्टॉल वगैरह जो लोग लगाते हैं उनके लिए, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और फिर सर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स देती है कि जिससे उसके बाद ये यहाँ पे रिसर्च आदि कर सकें। अच्छा, एक माइग्रेशन का जो मेन इशू होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। यस सर। बताइए जो ये डंकी फ्लाइट्स ले रहे हैं इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पुश फैक्टर या पुल फैक्टर? सर, मैं कहूँगा दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पुश सर, पुश फैक्टर इसलिए कि वहाँ पे लोगों की, जो जैसा मैंने पहले बोला, एक मिसकंसेप्शन कि वहाँ पर उनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। ये तो पुल फैक्टर हुए। नहीं सर, पुल फैक्टर यहाँ पे है कि लोगों का ये मानना होता है कि
सर मैं एक 5 सेकंड सोचना चाहूँगा। हाँ सर, वो पुल फैक्टर हुआ सर, मैं वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और पुश फैक्टर हुआ सर यहाँ पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो गया या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गया, इस वजह से। अच्छा, ये बताइए, जो डंकी फ्लाइट्स जो भी माध्यम होता है जब उन्हें भेजा जाता है, तो आपको पता होगा अमाउंट 20 से 70 लाख रुपए दिए जाते हैं। यस सर। तो अगर कोई 20 से 70 लाख रुपए दे पा रहा है मिडिल मैन को, तो आपको लगता है कि वो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है इंडिया में? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। सर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से मैंने पहला जो इसमें वर्ड यूज किया था, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन में इसको कहना चाहूँगा सर। वो तो हमेशा बना रहेगा किसी भी सर तो ये मैं रिलेटिव डेप्रिवेशन इस वजह से कि लोगों को लगता है कि वहाँ यहाँ पे वो डेप्रिवेट हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इस वजह से वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, ये बताइए, सुल्तानपुर में है आप, तो सुल्तानपुर का एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है? एग्रीकल्चर में सर अभी रबी में यहाँ वहाँ पे गेहूं बोया जाता है और सरसों की काफ़ी खेती होती है सर। सर और मुझे अभी नाटो प्लस क्या है? नाटो प्लस क्या है? सर नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकी सारी कंट्रीज जो नाटो के पार्ट नहीं है उनको उसमें नाटो प्लस में इंक्लूड करते हैं कि जो यूएस या फिर नाटो के अलाइज के रूप में है। भारत का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति? सर भारत अभी भी किसी भी तरह के मिलिट्री ट्रीटी में शामिल नहीं होना चाहता है। क्वाड का रिलेवेंस क्या रहा? सर क्वाड का इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और फ्री एंड इंडो पैसिफिक के विजन के लिए क्वाड अभी भी रेलेवेंट है और शायद आगे भी रहेगा। अमेरिका तो पीछे हट रहा है सारी चीज़ों से, मीटिंग तक नहीं हो रही। नहीं सर, क्वाड सर जहाँ तक मुझे जानकारी है क्वाड की अभी इसी साल मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं। जो नेप है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में 5 पॉइंट बताइए। हाँ सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी मुझे ज़्यादा याद नहीं है। इस बॉटल के बारे में कुछ बोलिए, इसमें जो पानी भरा है। सर ये बॉटल आधी भरी हुई है और इसमें सर पानी के बारे में या पूरा बॉटल? सर ये बॉटल जो है ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन और ग्रीन कलर की बॉटल है। प्लस सर पॉलीथीन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का पैकेज्ड वाटर हमारी सेहत के लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं पॉलीथीन के जो वाटर में जाकर हमारी बॉडी में जाते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। इसका विकल्प क्या है? सर इसका विकल्प है कि हम ग्लास का यूज़ करें और पानी ग्लास में ले लें या फिर सर स्टील की बॉटल, अगर हमें कैरी करना है तो हम स्टील की बॉटल्स या फिर कॉपर की बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी? सर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ये थी कि आंग्ल भाषा में ब्रिटिश जो एजुकेशन है उसको दिया जाना चाहिए, ब्रिटिश साइंटिफिक एजुकेशन। आपकी सेवा, जो सेवा सिविल सर्विसेज है, उसमें सेवा से क्या समझते हैं? सेवा से सर मैं ये समझता हूँ कि जनता की सेवा करना। आप तो नौकरी करने जा रहे हैं। सर दोनों का मैं सेम ही मतलब समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा हूँ, जो मुझे गवर्नमेंट ने ये जॉब दिया है कि मैं जनता की सेवा करूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे यहाँ सिविल लॉज हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग अलग है और डिफरेंट सेक्शंस के लिए, तो उनको एक यूनिफॉर्म लॉ ले आना है। जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या नौकरी ओरिएंटेड होना चाहिए कि चरित्र निर्माण ओरिएंटेड? सर मुझे लगता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था चरित्र निर्माण ओरिएंटेड होगी तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। मीडिया जो है, ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया पे क्या प्रभाव हुआ, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है? सर ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया में एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया है कि मीडिया हमेशा आगे रहना चाहता है क्योंकि इतने सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं। और सर कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये भी हुए हैं कि हमें सारी न्यूज़ हमारे फिंगर टिप्स पर मिल जा रही है, बहुत सारे मीडियम जैसे ऐप पे, वेबसाइट पे, हर जगह हमें मिल जा रहा है। जो ये उत्तर प्रदेश सेवा में जा रहे हैं आप, तो उसकी सह आधिकारिक भाषा कौन सी?
सर उत्तर प्रदेश सर मुझे जितना ज्ञात है उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू भाषा है। जो राष्ट्रभाषा हिंदी है कि राजभाषा हिंदी है? सर हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश। लास्ट प्रश्न बोर्ड का आपसे, एक टर्मिनोलॉजी ग्रीन वॉशिंग बहुत चर्चा में है, क्या होता है? सर कई कंपनीज होती हैं जो ये आपको दिखाना चाहती हैं कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन वास्तव में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते नहीं है। तो इस टर्म को सर ग्रीन वॉशिंग बोला जाता है। अभी एक न्यूज़ आई है चर्चा में इसी ग्रीन वॉशिंग को लेकर के, बता सकते हैं कि क्या था वो न्यूज़? सर मुझे थैंक यू। थैंक यू सर।